Okay. So we are starting with what types of return we have, and we have to choose first कि कौन सी आईटीआर हमारे पास एप्लीकेबल होती है। अगर जो भी आपके केसेस हैं, फर्स्ट आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सी आईटीआर आपके पास आपके ऊपर एप्लीकेबल है, तो आपको वो आईटीआर फिल करके फाइल करना होगा। आपने अगर स्टार्टिंग में ही गलत आईटीआर चूज किया है तो वो फिर आपको दोबारा रिफिल करना पड़ेगा उसको न्यू आईटीआर में। जनरली जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेते हैं कौन सी आईटीआर है, लेकिन आप विदाउट सॉफ्टवेयर फाइल करेंगे तो आपको पहले चूज करना होगा। तो हम देखते हैं कि कैसे उसको सेलेक्ट करना होता है कि कौन सी आईटीआर हमारे पास एप्लीकेबल होगी। आईटीआर 1 जो होती है आपकी, अगर आपकी सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है और अदर सोर्स की इनकम है लाइक इंटरेस्ट, और आपकी जो इनकम है अप टू 50 लाख रुपीज है सैलरी इनकम जो है, और आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप आईटीआर 1 नहीं फाइल कर पाएंगे। और आपकी इनकम सपोज कोई कैपिटल गेन की भी ऐड हो जाती है, उस ईयर में आपने कोई ट्रांजेक्शन करी है कैपिटल गेन की, बाकी सब कंडीशन फुलफिल है, तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना होगा। आईटीआर 2 उन पे एप्लीकेबल होती है इंडिविजुअल एचयूएफ पे जिसकी बिजनेस इनकम नहीं है। बिजनेस इनकम के अलावा बाकी कोई भी इनकम है, कोई भी इनकम है, किसी भी लिमिट तक है, तो वो आईटीआर 2 फाइल कर सकता है। अगर वो डायरेक्टर भी है तो आईटीआर 2 फाइल कर सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसकी बिजनेस प्रोफेशन से इनकम नहीं होनी चाहिए। जो थर्ड आईटीआर है वो उसके लिए है जिसकी बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है। मतलब जो थर्ड आईटीआर है वो फुल फ्लेज आईटीआर होती है, जो जिसमें सभी टाइप्स की इनकम आपकी कवर होती है, और जिसकी बिजनेस इनकम है तो आईटीआर 3 फाइल करेंगे। और जिसकी बिजनेस इनकम है और वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो कर रहा है 44 AD 44 AE ADA, तो उसके लिए आपकी आईटीआर 4 होती है। फॉर इंडिविजुअल्स फर्म्स एचयूएफ having total income up to 50 lakh rupees and having income from business profession under section 4480 4480A AE, so he can file in ITR 4। जो भी 4480 ADA AE की जो सेक्शन में जो रिटर्न फाइल करेगा वो ITR 4 ही जाएगी सभी केसेस। अगर कोई पर्सन है अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी एंड पर्सन फाइलिंग फॉर्म ITR 7, तो इस केस में जो जनरली आता है LLPs आपकी फॉर्म करती है। इसमें LLP या पार्टनरशिप फर्म भी आ जाती हैं जो आईटीआर 5 जाती है आपकी। और आईटीआर 6 जो होगी कंपनीज के लिए आईटीआर 6 जाती है। तो इसमें यहाँ पे सेक्शन 11 है, सेक्शन 11 होता है फॉर ट्रस्ट के लिए। तो सेक्शन 11 की डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं जो सोशल वर्क के लिए उन्होंने कोई ट्रस्ट सोसाइटी क्रिएट किया हुआ है जिनका 12A में रजिस्ट्रेशन है, तो उन केस के लिए आईटीआर 7 जाती है। तो सेक्शन 11 में क्लेम करते हैं। कंपनीज भी जो होती हैं, जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती हैं, सेक्शन 8 कंपनी जो होती हैं वो भी सेक्शन 11 की डिडक्शन लेती हैं, वो भी एज एनजीओ फॉर्म होती है कंपनी, तो उसके लिए भी आईटीआर 7 जाती है। लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड कंपनीज हैं जो अपना बिजनेस कर रही है, ओपीसी है, तो सब आपकी आईटीआर 6 में ही फॉल करेंगी सभी कंपनीज अदर देन एनजीओ। और आईटीआर 7 में आपका जो भी ट्रस्ट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, या पॉलिटिकल पार्टी है, या कोई यूनिवर्सिटी है, वो सभी आपकी आईटीआर 7 में फॉल करती है। जो ये सेक्शन है आपके 139 4A 4B 4C 4D। इनमें किसी को डाउट है आईटीआर फॉर्म्स में तो प्लीज पूछ सकते हैं अभी। प्लीज रिप्लाई फास्ट एवरीवन।
ITR 5 आपकी फर्म्स और LLP पे फाइल होती है। LLPs की जो रिटर्न जाती है आपकी ITR 5 जाती है। ट्रस्ट जो होंगे आपके ITR 7 में आएंगे। ट्रस्ट fall under AOP BY, so will fall under ITR 7. Any other question, or we can move ahead? Person is coming from any other than person is Niket, what is your question? I could not understood. If a person is coming from any other fund other than salaried person salary, and he is doing any other work, will he have to show it? Will there be any tax liability? अगर सैलरी के अलावा कोई बंदा कुछ काम कर रहा है, उसकी इनकम आ रही है बैंक में, तो उसको शो करना पड़ेगा एज अ बिजनेस, तो उस पर टैक्स लगेगा आपका। Okay, so we can move ahead. There is some question on the basis of ITR part, which you can answer on the chat box. Mr. is having income from salary of rupees 1 crore in interest of 2,000, then which ITR is he has to file? Please reply everyone first. That fund is not doing business. Aniket, please, you can discuss me over call because I couldn't understand your query specifically, what you want to ask. You can call me after that class, so then we can discuss that. Please reply the answer of this question, so we can move ahead. Read carefully the question. In ITR1, there is a limit of rupees 50 lakh rupees of income. If income exceeds 50 lakh, then we cannot file ITR1. I think you should study again the provisions. These are the conditions for ITR1, which you have to fulfill. If individual having income up to 50 lakh rupees,
and heavy income from salary, house property, other sources. But in the example, there is income of 1 crore rupees. अनिल गोस्वामी का आंसर ठीक है, इसमें आपकी ITR 2 जाएगी, क्योंकि इसमें सैलरी आपकी 50 लाख रुपीज से ऊपर है, तो आपकी ITR 2 फाइल होगी। अगर ये 50 लाख से कम होती तो उसमें ITR बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Mr. Hay is having gross turnover from business of rupees 1.2 crore and interest income of rupees 50 lakh rupees, and he opted to file return under presumptive taxation. Then which ITR he has to file? अगर वो उसका बिजनेस है, वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो कर रहा है, वो 44AD में रिटर्न फाइल कर रहा है, तो उस केस में कौन सी रिटर्न जाएगी उसकी? प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स। Aniket, please mute your mic if you don't want to ask any question. Please everybody try to reply. ITR 4 is correct. Next question is, Mr. Hay is having business income of rupees 1.2 crore, टर्नओवर जो उसकी 1.2 करोड़ है, इंटरेस्ट इनकम है 50,000 की, और वो ऑप्ट करता है कि नोट टू फाइल अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन और अपनी बुक्स ऑडिट कराता है। अगर प्रिजम्पटिव फॉलो नहीं करता और अपनी बुक्स ऑडिट कराता है तो उसके लिए कौन सी रिटर्न जाएगी? रिप्लाई फास्ट एवरीबॉडी। थ्री इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ABC LLP having income of 1.2 crore and interest in 1,000, and which ITR he has to file? अगर कोई LLP है तो उसके लिए कौन सी ITR जाएगी? 5 is correct। अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उस केस में उसकी कौन सी ITR जाएगी? कोई कंपनी है, उसकी बिजनेस इनकम है, टर्नओवर जो है 1.2 करोड़ है,
प्लीज रिप्लाई। 6 is correct. Now here is the provision of advance tax. अगर किसी एसएसपी का टैक्स बनता है, अगर एडवांस टैक्स नहीं होते प्रोविजन, तो सभी जो टैक्स पे करते हैं बिफोर रिटर्न फाइलिंग पे होता हो, गवर्नमेंट को कलेक्शन नहीं मिलता। उस केस में गवर्नमेंट ने इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया कि जिसकी भी टैक्स लाइबिलिटी, टोटल टैक्स लाइबिलिटी फॉर अ ईयर एक्सीड्स ₹10,000 और मोर, तो उसको एडवांस टैक्स डिपॉजिट कराना होगा। जिसका भी टोटल टैक्स जो बनता है, टोटल इनकम टैक्स, अगर 10,000 से ऊपर है तो उसके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। और एडवांस टैक्स प्रोविजन सीनियर सिटीजन पर नहीं अप्लाई होगा अगर उसकी बिजनेस इनकम नहीं है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, उसको पेंशन मिल रही है, इंटरेस्ट इनकम है, तो अगर उसकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो उस पर एडवांस टैक्स के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। और एडवांस टैक्स के जो ड्यू डेट है और जो अमाउंट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होता है, वो इस बेस पे रहता है जो आपका फाइनेंशियल ईयर है। सपोज आपका फाइनेंशियल ईयर अभी 20-21 चल रहा है, 20-21 के अंदर जो भी आपकी इनकम आ रही है वो आपको उसमें एडवांस में उसको एस्टिमेट करना होता है कि मेरी इस साल में इतनी इनकम आएगी। उसको हर क्वार्टर पे आपको एस्टिमेट करना होगा कि आपको जून तक, 15 जून क्वार्टर, 15 जून की डेट पे आप आ गए हैं, 15 जून की डेट पे आपको एस्टिमेट करना होगा कि मेरी मार्च तक इतनी टर्नओवर हो जाएगी, इतनी मेरा एक्सपेंसेस होगा, इतना मेरा प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। तो इतना मेरा प्रॉफिट रहेगा तो उस पर कितनी टोटल टैक्स लाइबिलिटी बनती है मेरी पूरे साल की। उस टैक्स लाइबिलिटी को हम उसको प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर लेते हैं कि जो उस टैक्स लाइबिलिटी का 15% हम 15 जून तक जमा करा दें। तो हम 15 सितंबर पे आते हैं, फिर उसको रिकैलकुलेट करते हैं कि उसमें कोई एजम्पशन में हमारे कुछ मिस्टेक थी या कुछ चेंजेस हो गए या टर्नओवर उतनी नहीं अचीव हो पा रही है या कम हो रही है, तो उसको हम कंसिडर करके उसको इनकम रिकैलकुलेट करते हैं 15 सितंबर पे। फिर 15 सितंबर पे उसका एडवांस टैक्स दोबारा कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितना टोटल टैक्स लाइबिलिटी हमारी आ रही है। उस टैक्स लाइबिलिटी का 45% हमें 15 सितंबर तक देना है। टिल 15 सितंबर टोटल 45%, जिसका हम 15% दे चुके हैं, तो एडिशनल हमें 30% और देना है। मतलब टोटल आपको पहले कैलकुलेट करना होगा कि 45% कितना आ रहा है, उसमें से जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं वो लेस करके बैलेंस जो होगा हमें आपको आपको पे करना होगा 15 सितंबर से पहले। ऐसे ही से हम 15 दिसंबर में करेंगे और 15 मार्च में करेंगे। 15 मार्च तक आपकी जो 100% टैक्स लाइबिलिटी आपके एस्टिमेट के हिसाब से है, वो आपकी गवर्नमेंट को पेमेंट हो जानी चाहिए 15 मार्च तक। जिन एस का टोटल टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ऊपर है, 10,000 है और उससे ऊपर है। अगर कोई एस एस सी 44 AD में ADA में ऑप्ट करता है रिटर्न फाइल करना, तो उसके लिए जो एडवांस टैक्स है वो 15 मार्च ही है। 100% जो उसका टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो 15 मार्च तक अगर पे कर देता है तो उसकी कंप्लाइंस हो जाती है। उसके लिए रिलैक्सेशन है कि आपको हर क्वार्टर में पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 15 मार्च तक 100% टैक्स पे कर दीजिए तो आपको हर क्वार्टर में पे करने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर है सबको? जो ये शेड्यूल है सभी पे अप्लाई होता है, कोई भी एसएससी हो, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, सभी के लिए कॉमन शेड्यूल है। पहले ये चेंज हुआ करता था, अब ये सबके लिए कॉमन हो गया। प्लीज रिप्लाई इट इज, if it is clear, so we can move ahead.
हमारी ड्यू डेट्स है, जो आईटीआर जो हमने अभी डिस्कस किया है, वो हमें किस डेट तक फाइल करनी होगी सभी कंडीशन में। अगर एसएससी आपका कंपनी है तो उसके लिए 30 सितंबर सबके लिए है, जो भी उसके टर्नओवर हो कुछ भी हो। अगर एसएससी आपका पर्सन है जिसका ऑडिट होगा 44 AB में, तो उसके लिए भी 30 सितंबर ऑडिट के केस में। अगर कोई फर्म है जिसका ऑडिट हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म है जो ऑडिट के अंदर फॉल कर रही है, और जो उसके अंदर पार्टनर्स हैं फर्म्स के अंदर, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म्स के जो बुक्स जो होती हैं उसका जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और पार्टनर्स को वो प्रॉफिट अपनी आईटीआर में शो करना होता है कि हमें पार्टनरशिप फर्म से कितना प्रॉफिट मिला है, कितनी मेरे को पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिली है, कितना इंटरेस्ट मिला है। तो जो उनके वर्किंग पार्टनर है उनके लिए भी ये डेट जो है 30 सितंबर रहती है, क्योंकि जो ऑडिट में है फर्म्स तो उसको भी 30 सितंबर तक टाइम मिलता है कि आप जब आपकी फर्म्स की बुक्स फाइनल हो जाए, उसमें आपका कंप्यूट हो जाए कितनी आपकी सैलरी है, कितना इंटरेस्ट है, तो आप उसको कंसिडर करते हुए अपनी पर्सनल आईटीआर भी फाइल कर पाएँ। तो उनके केस में भी 30 सितंबर की डेट होती है। अगर कोई ट्रांसफर प्राइसिंग वाला है 92E जो फॉर्म 3C भी जाता है, वो 30 नवंबर की डेट है उसकी आईटीआर की। उस केस में आईटीआर की डेट भी 30 नवंबर हो जाती है आपकी। और कोई इसके अलावा कोई केस है आपका जिसका ऑडिट नहीं है, जो इंडिविजुअल्स हैं, सैलरीड पर्सन है, उनकी 31 जुलाई डेट होती है। और जो ये डेट है 30 सितंबर, वो 31 अक्टूबर हो गई है इन बजट 2020 विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22। प्रोप्राइटरशिप के लिए अगर ऑडिट नहीं है तो 31 जुलाई होगा, अगर ऑडिट है तो 30 सितंबर होगा। ऑडिट के लिए 44AB सेक्शन देखना पड़ेगा कि उसकी 1 करोड़ से ऊपर लिमिट है, प्रोफेशन है तो 50 लाख से ऊपर है तो ऑडिट में आ जाएगा वो, तो उसके लिए 30 सितंबर की डेट है। अगर इसकी जो रिटर्न है, अगर हम ड्यू डेट पे फाइल नहीं करते हैं उस केस में क्या हमारी पेनल्टी रहती है, और हम जो रिटर्न है नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में ही फाइल कर सकते हैं। अगर हम ये फाइनेंशियल ईयर 1920 की रिटर्न अगर फाइल करेंगे 20 to 21 में, तो हम 31 मार्च 2021 तक ही रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उसके बाद उस साल की रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। पहले होता था हम 2 साल की रिटर्न भी फाइल कर सकते थे नेक्स्ट असेसमेंट ईयर तक, लेकिन अब जो असेसमेंट ईयर है उसके एंड तक फाइल कर सकते हैं। उसमें भी आपकी पेनल्टी है, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन 5 लाख तक है आपकी, 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में लेट फी आपकी 1000 है, और ये आपको पे करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बाद में नहीं पे करनी होती। रिटर्न फाइल करने से आपको पहले पे करना होगा तो आप रिटर्न फाइल कर पाएंगे। अगर आपकी 5 लाख से ज़्यादा इनकम है और आप 31 जुलाई की डेट है आपकी, 31 दिसंबर तक भी फाइल कर देते हैं तो आपकी 5,000 की पेनल्टी है। अगर 31 दिसंबर तक नहीं करते हैं रिटर्न फाइल, 31 मार्च तक रिटर्न फाइल करते हैं तो उसकी 10,000 की पेनल्टी है, और ये पेनल्टी आपको पे करना होगा तो उसके बाद आप रिटर्न फाइल कर पाएंगे। पहले होता था रिटर्न फाइल हो जाती थी, पेनल्टी इनिशिएट होती नहीं थी और पेनल्टी ना पे होती थी डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन अब ये इन्होंने प्री पेमेंट कर दिया, आपको पहले पे करना होगा फिर आप रिटर्न फाइल कर पाएंगे। और हमारा अगर लेट पेमेंट करते हैं टैक्स की, तो उसमें आपका 1% इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है, और पार्ट ऑफ द मंथ 1% पर मंथ मीन्स अगर आपकी 31 जुलाई की सपोज डेट थी आपकी रिटर्न फाइलिंग की और टैक्स पेमेंट की भी, एडवांस टैक्स अगर एप्लीकेबल नहीं होता आपके ऊपर, तो अगर आप 31 जुलाई के बदले अगर आप 15 अगस्त या 1 अगस्त को भी रिटर्न फाइल करते हैं तो आपका 1% इंटरेस्ट लगेगा। उसमें डेज बेसिस पे नहीं होगा, अगर मंथ का अगर एक दिन भी आपका हो गया है तो आपको पूरे मंथ का इंटरेस्ट देना होगा। पार्ट ऑफ द मंथ का ये कंसेप्ट होता है, जीएसटी में सेपरेट होता है, वो नंबर ऑफ डेज पे होता है, इनकम टैक्स में पार्ट ऑफ द मंथ। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं तो यहाँ हम सेशन को एंड कर रहे हैं।
1% ऑफ टैक्स। जो टोटल टैक्स आ रहा है आपका, इंक्लूडिंग सरचार्ज, इंक्लूडिंग सेस, जो लास्ट में जो टोटल अमाउंट होता है उसका आपको 1% एडिशनल पे करना होगा। अगर कोई आपके पास एडवांस, आपके ऊपर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, तो अगर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल होता है तो उसके लिए टू सेक्शन और है, 234B और 234C, तो जो वो भी अप्लाई होते हैं। अगर एक दिन का भी है तो भी फुल मंथ का चार्ज होगा। लास्ट डेट सबके लिए 31 जुलाई है, लेकिन जिसकी 5 लाख से कम इनकम है तो उसके लिए पेनल्टी 1000 रुपये है। लेकिन लास्ट डेट सबके लिए 31 जुलाई है। पेनल्टी उनके लिए कम अमाउंट रखा गया है क्योंकि उनकी इनकम कम है, 5 लाख से कम है। लेकिन 5 लाख से ऊपर की इनकम है तो उसके लिए पेनल्टी भी 5000 10,000 है। Please everybody reply if it is clear till now. For any other question, I will hear for another 2 minutes or we will close the session for today.